वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करेंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 5 जुलाई 2021। देखेंगे 4 और 5 के अभी तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। साथ ही आप टार एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन सभी से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी सभी लिंक्स आपको नए पुराने एक साथ मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है? तो इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा है और बड़ा शब्द लग गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है। ये 100% सभी परीक्षाओं में आगे की जरूर आएंगे ये किसी न किसी शिफ्ट में, तो ये ध्यान रखेंगे। इससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये तो है दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो पहला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो हम बात करेंगे ही, और जिसकी बात करेंगे वो केवल भारत का ही नहीं, वो पूरे विश्व का भी। इसलिए विश्व और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम जो ये है, ये हाल ही में चेंज किया गया है। इससे पहले इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या था? तो था मोटेरा स्टेडियम, और ये कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। तो ये चीज़, ये 2-3 लाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्रिकेट से बात हुई है, तो भारत में क्रिकेट का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये है BCCI। इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928। प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और जय शाह वर्तमान में अपने गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं ये, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, अब बाकी ऑप्शन 3 ठो है, देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। खजुराहो क्यों न्यूज में हाल ही में रहा है? तो यहाँ पे 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन हाल ही में किया गया है। हालांकि ये प्रश्न अगर आता है कभी तो पूछेगा भी कि 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था, तो जनरली वहीं पे होता ही है ये। तो आप इस तरह से भी, अगर ना याद हो, न्यूज में कभी अपडेट ना रहे हो, तो खजुराहो अगर ऑप्शन में है तो ये आप दे सकते हैं। चलिए, तो और ये खजुराहो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, बहुत लोग को मालूम भी होगा। चलिए, अहमदाबाद ये न्यूज में क्यों रहा है? तो यहाँ पे हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में है। चलिए, तो और यहाँ पे मोदी जी ने जैन गार्डन का उद्घाटन किया। और ये क्या है जैन गार्डन? तो ये गुजरात यात्रा पर था जब मोदी जी थे, तो ये जो है जैन गार्डन और साथ में कैजन एकेडमी, दोनों का उद्घाटन उन्होंने किया। ये भारत और जापान के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कला और संस्कृति को बढ़ावा देगा, ये जैन गार्डन और कैजन एकेडमी। चलिए, मुर्शिदाबाद हाल ही में न्यूज में रहा है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन मुर्शिदाबाद में किया गया है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये हुआ है यहाँ तीसरा संस्करण, तो ये भी मालूम होना चाहिए। अभी वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो देखिए, एक प्रश्न से आपको आहिस्ता आहिस्ता इतने सारे फैक्ट्स मिले, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बाउंस भी नहीं किया होगा, सभी चीज़ सभी माइंड में शिफ्ट किया होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेली करेंट अफेयर्स की क्लास आप लोग अटेंड कीजिए यहाँ, और भी दोस्तों को जोड़िए, जहाँ भी आपका पहुँच है वहाँ पे शेयर कीजिए क्लास को, ताकि हम लोग का परिवार बढ़े। अभी हम लोग का परिवार बहुत छोटा है, तो इस तरह से उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है कभी कभी क्लास में, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी। तो आप लोग से आग्रह है कि क्लास को शेयर जरूर करें कुछ दिनों के लिए, उसके बाद खुद ब खुद ये लोग यहाँ पहुँचने लगेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये यहाँ पे 2 प्रश्न है। एक तो नए शपथ लिए हैं,
और एक कुछ 2-4 रोज पहले ये एक जो इस पर मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वो इस्तीफा उन्होंने दिया था। तो वो भी प्रश्न हालांकि मैंने अलग से डिजाइन कर दिया है, आगे है देखेंगे, और यहाँ भी चर्चा कर ही लेंगे। चलिए, तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पुष्कर सिंह धामी, ये बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। तो देखिए, हाल ही में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड की राजधानी 2 ठो है, देहरादून विंटर सीजन के लिए और गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री वही हो गए पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, और रिजाइन दिए थे 2-4 रोज पहले तीरथ सिंह रावत। इनसे भी पहले रिजाइन ही दिए थे मुख्यमंत्री, वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये सब फैक्ट्स आपको भी जुबान पर रहने चाहिए, क्योंकि कब क्या पूछा जाए एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स का लेवल आप लोग तो जानते ही आज कितना टफ हो गया है। कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसका उम्मीद आप ना किए होंगे वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, और आजकल मिल भी रहा है। तो आप हर चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए, बाकी ऑप्शन देखते हैं। आज देखिए, हम जो ऑप्शन बाकी रखे हैं, आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भारत का जो कुछ राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इन लोग का नाम न्यूज़ में बहुत कम ही आता है। न्यूज़ रिपोर्टर जो है हम लोग के पूरा दिल्ली एनसीआर और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, इसी सब में सेंट्रलाइज रहते हैं। अदर जगह का न्यूज़ आप लोग को बहुत कम ही दिखने को मिलता है, तो ये लोग चर्चा में रहते नहीं हैं। लेकिन एग्जाम्स में ये जो चर्चा में नहीं रहता है वही पूछ लिया जाता है। चलिए, आज देखते हैं हम लोग। बिप्लब कुमार देव ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। और गवर्नर कौन है? रमेश बायस। चलिए, प्रेम सिंह तमांग कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हो ये गए। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। पेमा खांडू ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। तो इस प्रश्न से भी आपको मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ जानने को मिला। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय पहलवान का डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही जवाब है सुमित मलिक। मलिक जी हैं, इनको डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो एग्जाम्स में आपको ये भी पूछा जा सकता है किस पर बैन किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि सुमित मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय पहलवान हैं। चलिए, और एक और यहाँ पे फैक्ट्स है जो ये बैन करता है, डोपिंग टेस्ट करता है और बैन कर देता है किसी खिलाड़ी को, भारत में वो एक संस्था करता है, उसका नाम है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। फिर से देखिए, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये नाडा का फुल फॉर्म है। स्थापना इसका 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ये वर्तमान में जो भी खेल मंत्री होंगे, जैसे कि अभी कौन है? किरण रिजिजू हैं, वही इसके चेयरमैन हैं। और ब्रांड एम्बेसडर भी इसके होते हैं। तो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर इसके सुनील सेठी जी हैं, जो हाँ वही अभिनेता हीरो। चलिए, तो माधवन नायर, बाकी ऑप्शन देखते हैं। माधवन नायर ये हाल ही में न्यूज में रहे हैं, ये भी प्रश्न से ही संबंधित होंगे। चलिए देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी वही नाडा के द्वारा एक भारोत्तोलक हैं, उनको भी बैन किया गया है इसी तरह के क्या उस ऐसा कुछ बैंड, कोई भी दवा या कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ जो भी है उसको बैन किया रहता है, जिसको ये लोग यूज कर लेते हैं, और जब टेस्ट होता है उसमें ये लोग नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर इनको बैन किया जाता है। तो हाल ही में माधवन नायर जो हैं एक भारोत्तोलक हैं, इन पर भी प्रतिबंध लगाया है नाडा ने, तो इसलिए ये न्यूज में है। माधवन नायर भारोत्तोलक हैं, ध्यान रखेंगे। रुचिका, इन पर भी नाडा ने बैन किया है। ये क्या है? ये एक भारतीय बॉक्सर हैं, इन पर भी नाडा के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है उसी तरह का पदार्थ, निषिद्ध पदार्थ का उपयोग करने के कारण। नुआन जोयसा ये कौन है? तो ये भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन भारतीय नहीं हैं, ये श्रीलंका के हैं। इस पर भी आईसीसी ने 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, लेकिन ये प्रतिबंध उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप के कारण लगाया गया है। तो इस प्रश्न से इतने फैक्ट्स मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस में 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह के द्वारा किया गया। फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, सीपीएफ फ्रैंक, दोनों में से कोई आ सकता है आपको। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, भारत के साथ काफ़ी ये अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं ये। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। यूएई हाल ही में न्यूज में रहा है, क्यों? ये भी जैसे ये वेन्यू से संबंधित प्रश्न है कि 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी
फ्रांस में हुआ है। तो यूएई, ये बाकी ऑप्शन भी किसी न किसी वेन्यू से ही संबंधित होगा, वो भी लेटेस्ट न्यूज से। तो आपको मैं ये ऑप्शन उसी प्रकार रखता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये क्लास करंट अफेयर्स का है, मकसद करंट अफेयर्स से ही ज़्यादा होना चाहिए। साथ में स्टैटिक्स तो मैं जितना संभव होता है वो मैं देता हूँ, आगे चल के और भी इसमें कुछ विस्तार किया जाएगा। वही तो मैं आप लोग से कमेंट्स में मांगता भी हूँ, तो आप लोग कमेंट करते नहीं हैं कि और क्या इसमें बदलाव किया जाए। चलिए, यूएई तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया है, तो ये यूएई में। ये पहले जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का खेल जो है, तो ये भारत में ही अपना होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के कारण इसे भी यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है, जैसे कि आईपीएल हम लोग का वहीं पे हुआ है। चलिए, नैरोबी, ये भी यहाँ पे हाल ही में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है नैरोबी में। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर विजिट पर थे, वहाँ की यात्रा पर थे। तो उसी दौरान केनिया के नैरोबी में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन उन्होंने किया। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है कॉर्नवाल, यहीं पे G7 समिट का 47वां संस्करण, या ऐसे भी बोल सकते हैं 47वें G7 समिट 2021 का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन में आपको यूनाइटेड किंगडम या कॉर्नवाल मिल सकता है, क्योंकि यूके में वो जगह है एक, वहीं पे हुआ है। और इसमें भारत तो सदस्य नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7, ये काफ़ी 7 शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन है, एक ग्रुप है। तो इसमें भारत सदस्य तो नहीं है, फिर भी देखिए भारत की पहुंच, भारत को मोदी जी को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने वर्चुअली उसमें शामिल हुआ और उसमें संबोधन भी उन्होंने किया। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण कि G7 में अर्थात ग्रुप ऑफ 7 में 7 सदस्य कौन कौन है ये देख लेते हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कौन कौन है। तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी G7 में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी किनके द्वारा लिखा गया है। ये भले ही आपको थोड़ा लंबा दिख रहा हो पुस्तक का नाम, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको ध्यान जरूर रखेंगे। ऑप्शन में आपको लंबा है, ऑप्शन में तो नहीं देगा, प्रश्न में ही दे देगा और राइटर का नाम इस तरह से पूछ लेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको आप ध्यान रखें। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक जो है एक्चुअली में देखिए यहाँ मैंने दिया है, इस पुस्तक में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है। आपातकाल जो इमरजेंसी इस समय लगाया गया था, उसी के बारे में इस पुस्तक में चर्चा किया गया है, जो भारत के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। सही में वो इसकी चर्चा आप लोग सब कोई जो लोग जीके रेडी करते हैं उन लोग को पता भी होगा, हमने चर्चा यहाँ कर भी रहा है। देखिए, तो इस आपातकाल के लिए भारतीय संविधान की धारा 352 का उपयोग किया गया था। इमरजेंसी के लिए ये धारा 352 का उपयोग किया गया था। और इस आपातकाल के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। तो ये फैक्ट्स इसमें रहे, ये इसी पर आधारित ये पुस्तक है, लिखा है अशोक चक्रवर्ती जी ने। और चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। सुदीप मिश्रा, ये हाल ही में एक पुस्तक लिखे हैं, पुस्तक का नाम है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। दुती चंद नाम से क्लिक करना चाहिए आप लोग के माइंड में, वो कौन है, एक खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो यह एक जो है सुदीप मित्रा, ये पुस्तक लिखे हैं फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, ये लिखे हैं सुदीप मिश्रा। इसमें सुदीप मिश्रा भी एक जाने माने पत्रकार हैं और इस पुस्तक में उन्होंने भारत की समलैंगिक एथलीट दुती चंद के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। दुती चंद एक समलैंगिक एथलीट हैं। चलिए, कौशिक बसु, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। तो इसको लिखा है कौशिक बसु जी ने। और कौशिक बसु जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री हैं। कौशिक बसु जो हैं 2012 से 16 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी थे और इससे पहले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने भी काम किया है। कांग्रेस की सरकार के समय में वो थे भारत मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो उन्होंने ही यहाँ से भारत से वाशिंगटन डीसी तक का ये सफ़र के बारे में इस पुस्तक में चर्चा किया है। चलिए, आर.बी. रविंद्रन, ये हाल ही में एक पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम है एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस। ये मात्र 2-4 रोज पहले का न्यूज का ये बात है। पुस्तक का नाम है एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका विमोचन जो है हम लोग के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
NB रमन्ना के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। लेखक कौन है? RV रविंद्रन। इस पुस्तक में क्या चर्चा है? तो इस पुस्तक में वर्तमान कानून व्यवस्था में जो कमियां हैं उनमें बदलाव की जो जरूरत है उसी के बारे में चर्चा किया गया है। क्या नाम है पुस्तक का? एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस। इसका विमोचन किया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NB रमन्ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है और जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है भी है, ये भी है। और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको दैनिक उपयोग से खत्म करने के उद्देश्य से ये दिन को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 1 जुलाई को बहुत सारे डेज हैं जो कि 1 जुलाई को ही पड़ गए हैं। आपको यहाँ मैं चर्चा कर भी देता हूँ, सबको आराम से अच्छे से सुनिएगा, सब कुछ माइंड में जरूर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 1 जुलाई को सबसे पहला देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई को मनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को ही मनाया गया। और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को और भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, वो भी 1 जुलाई को मनाया गया है। तो इतने सारे डेज 1 जुलाई को रहे हैं। हो सकता है कुछ न्यूज़ में हो सकता है नहीं, हो सकता है ये हो क्या, टोटल मैंने सर्च करके लाया ही है, यही सब है। तो इतने डेज 1 जुलाई को हैं और सभी महत्वपूर्ण भी हैं, ध्यान देंगे इसको। चलिए 28 जून को क्या हुआ? राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया गया है। और भारत में बीमा कंपनियों का रेगुलेटर कौन है? आप लोग कमेंट में बताएं। 29 जून इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर PC महालनोबिस के जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। थीम तो बहुत लंबा है, पढ़ दूँ क्या? पढ़ देते हैं, क्या पता। थीम है इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये है उसका थीम। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी हमने कल परसों में या रेगुलर बताते आ रहे हैं कुछ अलग टॉपिक्स पर, विषय पर, जैसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK, स्टैटिक्स और पर इस पर भी हम लोग क्लास लाने वाले हैं। तो उस पर काम चल रहा है, तो उस कारण से आज भी मैं 5-6 ही क्वेश्चन को MCQs में रखा है। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप बने रहें अभी। तो उसको मैं MCQs फॉर्म में ना करके वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट में लाया हूँ। चलिए फटाफट उसको देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? हालांकि इसका चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, फिर से देखिए। तीरथ सिंह रावत थे, वही इससे इस्तीफा दे दिए हैं और नए मुख्यमंत्री अब शपथ उन्होंने ले भी लिया है। कौन है? देखिए यहाँ है, पुष्कर सिंह धामी। उस उत्तराखंड के बारे में बाकी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ऊपर भी ये है, अब देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? 3 जुलाई को मनाया गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, 3 जुलाई। थीम क्या है? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 3 जुलाई को पड़ा है, अगले साल हो सकता है चेंज हो जाए। कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में, तो आप इसी आज ही बैठे अगले साल का इस डेज निकाल भी सकते हैं, डेट निकाल भी सकते हैं। तो वो हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये सब उसमें आप लोग महारत हासिल कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, इस दिवस का उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आंदोलन की सफलताओं और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समानता और विश्व शांति के आदर्शों को बढ़ावा देना है। इसी का उद्देश्य है इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। चलिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरियप्पन थंगावेलु। टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है। और ये कौन है मरियप्पन थंगावेलु? ये बहुत बड़ा फैक्ट है, यही एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये कौन खेल से संबंधित हैं? तो ये शीर्ष पैरा हाई जंपर हैं। और ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन कई बार हम लोग ने चर्चा किया है, जापान के टोक्यो में इसी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH, फुल फॉर्म देखेंगे आगे, द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का रैंक क्या है? ये चौथे स्थान पर है।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक चौथा है और इसमें पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और महिला टीम की बात करें तो महिला टीम की रैंकिंग में भारतीय महिला टीम 10वें स्थान पर है और पहले स्थान पर नीदरलैंड है। चलिए, FIH यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन कराता है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना 7 जनवरी 1924। हेडक्वार्टर लॉजेन जो स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट उसके कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये भारतीय हैं और इनका कार्यकाल इस बार फिर से बढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को याद होगी, जो मैंने बोला ध्रुव बत्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, न्यूज़ में हाल ही में ये आए थे। चलिए, तो FIH के प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं? पहली शब्द लग गया है, वेरी इंपॉर्टेंट बन गया है ये। पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं, तो ये है माना पटेल। प्लेयर्स तो बहुत तो क्वालिफाई हो चुके हैं, हो भी रहे हैं अभी, लेकिन तैराक में अब तक कोई क्वालिफाई नहीं किया था ओलंपिक में जाने के लिए, तो इस बार इन्होंने माना पटेल हैं, ये क्वालिफाई कर गई हैं और पहली भारतीय महिला बन गई हैं ऐसी क्वालिफाई करने वाली। और आयोजन इसका ओलंपिक का 23 जुलाई से 8 अगस्त हो ही रहा है टोक्यो में, चर्चा हम लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार के किस पहल को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है? ये है इन्वेस्ट इंडिया, जो हम लोग का भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार OCO ग्लोबल के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के एक प्रमुख आर्थिक विकास सलाहकार कंपनी है, फर्म है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की, ये 2 बार हो गया है, एक बार मैं ले लेता हूँ, एक बार आप लोग ले लीजिए। हाल ही में किस देश की एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? कोरियन एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है। एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कोरियन एयर को दिया गया है। यह पुरस्कार एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW के द्वारा प्रदान किया जाता है और एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड विमानन उद्योग में ऑस्कर के रूप में भी माना जाता है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा शिफ्ट किया कि पढ़ने में आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ऐसे मैंने पढ़ के चर्चा कर दिया। PDF में वैसे नहीं मिलेगा आपको, PDF में सही से मिलेगा, वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड करेंगे, वहाँ फ्रेश मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में युवा मामलों कहाँ ज़्यादा दूरी क्यों हो गया ये? ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में मैं नहीं रखा हूँ, जानकारी के रूप में देखिए रखा हूँ, क्वेश्चन तो बनेगा इस पर। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता दे दिया है। और तो ये हाँ, यही जानकारी था कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को जो है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता दे दिया गया है खेल मंत्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। अभी युवा और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू हैं, ऊपर भी हम लोगों ने बताया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? कुछ लोग को लगता होगा ये क्वेश्चन मजाक है, लेकिन मजाक नहीं है, ये ऐसा पर्सनैलिटी हैं जो कि प्रश्न से आते हैं, फॉलोअर्स के बारे में ऐसे प्रश्न कई पहले बन चुके हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें और हंसे तो बिल्कुल नहीं। हाँ चलिए, हाल ही में कौन सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय बन गए हैं? तो ये विराट कोहली हैं। ये मैंने वो फैक्ट तो यहाँ नहीं दिया है, मैंने बताता हूँ। और वो जो है एक पोस्ट अपना इंस्टाग्राम ID से पब्लिश करने के लिए लगभग 5 करोड़ से भी ऊपर चार्ज कर रहे हैं, तो समझिए कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो व्यक्तित्व हैं। हम लोग फेसबुक पर आधा 2 घंटा दे देते हैं, कितने रुपए मिलते हैं? 1 आना भी नहीं, तो वो तो बेकार ही है ना। तो इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और जो भी है सोशल मीडिया सब छोड़िए, पहले पढ़ाई कीजिए, बस उसको एक ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग कीजिए, ज़्यादा समय देकर उसमें अपने आप को बर्बाद ना करें, गार्जियंस की उम्मीद को ना तोड़ें। चलिए, विराट कोहली वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, सब लोग जानते हैं, मेरा धर्म था यहाँ ये देना, इस लाइन को मैंने दे दिया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है? तो ये 2 जुलाई को मनाया गया है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। और यह दिवस दुनिया भर में खेल पत्रकारों के समर्पण प्रयासों को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को दिया जाता है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के अंदर लाने का फैसला किया है। प्रश्न यही है, जानकारी भी यही है, खुदरा और रिटेल और होलसेल ट्रेड को, इंग्लिश में यहाँ होगा भी, ऐसे मैंने बोल ही दिया, छोड़िए। तो रिटेल और होलसेल ट्रेड को MSME के अंडर लाने का फैसला किया गया है। तो वर्तमान में MSME मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट भी यही हैं। चलिए, MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सॉरी। चलिए, हाल ही में जारी पुस्तक जनक सुता सुत शौर्य किनके द्वारा लिखा गया है? जनक सुता सुत शौर्य किनके द्वारा लिखा गया है?
डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा। इस पुस्तक में उत्तर रामायण के बारे में सरल और सहज काव्यात्मक चर्चा किया गया है। इसके लेखक हैं गौरीशंकर शर्मा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे पुस्तक ये जो है इम्पोर्टेंट ही माना जाएगा, क्योंकि इस पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के द्वारा किया गया है। चलिए लास्ट हमको लगता है लास्ट अच्छा देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष का सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? मुझे लगा कि अभी तो MR कुमार का कार्यकाल बढ़ाया गया है, सेवानिवृत्त कौन हो गया? प्रश्न ये मुझे याद नहीं था फॉर्म करने तक के बाद से। तो अब जो है LIC के अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो सकते हैं कब तक? 62 वर्ष के आयु तक। पहले 60 वर्ष ही था, तो अब 62वें वर्ष तक अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। और ये कौन है चेयरमैन? अभी MR कुमार हैं, और इनका कार्यकाल हाल ही में 9 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को पहले से भी मालूम होनी चाहिए। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर मुंबई है। चलिए लास्ट हमको यही लगता है, आगे देखते हैं। और हाल ही में देखिए जितने भी क्वेश्चन ऊपर आप लोग को चर्चा किए गए हैं, सभी मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको कमज़ोर लगा होगा। सभी परीक्षा उपयोगी हैं। काफ़ी सर्च करने के बाद इतने प्रश्न आते हैं, नहीं तो देखते होंगे आप लोग 5, 10, 8, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन, उससे कम भी क्वेश्चन चर्चा कराया जाता है अन्य प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसे ऑफलाइन के हमारे विद्यार्थी सब बताते हैं। तो हम लोग जितना भी संभव होता है वो ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नहीं तो बहुत ऐसे बनते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं। जितना होता है ज़रूरी उसको ज़रूर लाते हैं। टाइप करने में टाइम लगता है, फिर उसको लैंग्वेज चेंज करने में टाइम लगता है, फिर उसको MCQs, उसमें संबंधित डाटा कलेक्ट करना, स्टैटिक्स लाना, काफ़ी एफर्ट्स लगाना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि टार एजुकेशन के क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, सहायता कीजिए हम लोग का ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग तो चल रहे थे, लेकिन कोविड-19 के कारण वो भी बंद पड़ा है। चलिए तो यह है हाल ही में किनके द्वारा ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों का 6ठा मीटिंग का अध्यक्षता किया गया है? तो ये अपने संस्कृति मंत्री हैं, ये प्रहलाद सिंह पटेल, इन्हीं के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों का 6ठा मीटिंग का अध्यक्षता अपने केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। ये बात मैंने यहाँ लिखा भी है। चलिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ भी है, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। यही है इसका फुल फॉर्म। स्थापना जून 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर संघाई, जो कि चाइना में है। चाइना की राजधानी नहीं है, ये ध्यान देंगे। चाइना की राजधानी कहाँ है नहीं बताएंगे, नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर करें। ये संघाई वहाँ का एक शहर है, वहाँ पे है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? मेरे बहुत आसान है, इसका चर्चा हम लोगों ने 2 बार कर चुका है, वेबसाइट पर भी और यहाँ भी। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास परीक्षा उपयोगी आपको लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अन्य ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।